वेलकम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम अड्डा 75। आज मैं आप लोगों के लिए लैंग्वेज एंड एक्विजिशन जो कि इंग्लिश पैडागोजी का फर्स्ट चैप्टर है, इसका थर्ड पार्ट लेकर आई हूँ। इस पार्ट में हम थ्योरी ऑफ वाइगोत्स्की एंड पावलोव के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट्स स्टार्ट। एंड गाइस, before starting this video, I request you to press the bell icon and subscribe my YouTube channel for more updates, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको ईजिली मिल सके। एंड गाइस, आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है ज़रूर आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हम और मोटिवेट हो और हम और ज़्यादा प्रैक्टिस करके आपके लिए मटेरियल्स इजी लैंग्वेज में लेकर आ पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पार्ट, वाइगोत्स्कीज कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग एंड एक्विजिशन। मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग एंड एक्विजिशन से रिलेटेड अधिगम और अर्जन के एक कॉन्सेप्ट हम लेकर आए हैं जो कि वाइगोत्स्की ने दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये जो आपको इमेज दिख रही है ये है लेव वाइगोत्स्की, ये उनका फुल नेम है। वाइगोत्स्की कौन है? वाइगोत्स्की इज अ रशियन साइकोलॉजिस्ट। क्वेश्चन आ जाता है हु इज रशियन साइकोलॉजिस्ट, एंड आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक ऑप्शन होगा वाइगोत्स्की, तो आपको वाइगोत्स्की टिक करना होगा। या फिर आ सकता है वाइगोत्स्की है ऑप्शन रशियन, अमेरिकन, फ्रेंच, है ना, तो आपको इसमें से क्या चूज़ करना है? रशियन साइकोलॉजिस्ट है। वाइगोत्स्की को सोशल कंस्ट्रक्टिव के नाम से भी जाना जाता है। फोकस्ड इन सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट, मतलब वाइगोत्स्की की एक थ्योरी है जिस पर उन्होंने सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट पर ध्यान दिया है, सामाजिक सिद्धांतों पर उन्होंने बल दिया है कि जो सोशियो इंटरेक्शंस होते हैं उनका क्या प्रॉफिट होता है, बच्चा इनके ज़रिए कैसे कोई भी लैंग्वेज या फिर कोई भी चीज़ें सीख सकता है। गाइस, एक बात बता दूं, वाइगोत्स्की का जो कॉन्सेप्ट है लर्निंग एंड एक्विजिशन से रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ जो हमने पियाजे का भी पढ़ा था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज पियाजे की थ्योरी में जिन चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब नहीं किया गया है, पियाजे ने जिन चीज़ों को इग्नोर किया है, वाइगोत्स्की ने उन्हीं चीज़ों के बेस्ड अपना ये थ्योरी बनाई है। इसलिए यदि हम कहें कि वाइगोत्स्की सही है या फिर कहें कि पियाजे सही है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वाइगोत्स्की एंड पियाजे दोनों के सिद्धांतों को, दोनों की थ्योरी को जब हम एडिट करते हैं तो हमें एक क्लियर कॉन्सेप्ट दिखाई देता है जो होता है बिल्कुल करेक्ट। तो हम जानेंगे, हमने जीन पियाजे के बारे में तो अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा, अब हम जानेंगे वाइगोत्स्की के बारे में। So there are 3 terms aspect which is most important. First one is social interaction, culture and language. वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग कोई भी बच्चा जब लैंग्वेज सीखता है तो 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। वो होते हैं सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन के अंदर ही आता है लैंग्वेज एंड कल्चर। वाइगोत्स्की का मानना था कि कोई भी बच्चा जब लैंग्वेज सीखता है तो वो कहाँ से सीखता है? कोई भी बच्चा लैंग्वेज सोशल इंटरेक्शन के द्वारा ही सीखता है, सामाजिक क्रियाओं के ज़रिए ही बच्चा कोई भी लैंग्वेज सीखता है। एग्जाम्पल के लिए हम कह दें, जब हम मार्केट जाते हैं सब्जी लेने, तो हम जब छोटे होते अपने गार्जियंस के साथ जाते हैं, तो हमारे गार्जियन जब सब्ज़ी खरीदते हैं या फिर कोई भी सामान खरीदते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे जो गार्जियंस होते हैं ना, वो मोल भाव बहुत करते हैं कि भैया इतने का नहीं, इतने का दीजिएगा, मैं तो डेली यहाँ आती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो बच्चा है वो क्या करता है, बच्चा इन सारी चीज़ों को इंटरनलाइज करता है, एक्वायर करता है, अपने अंदर भर लेता है अपने अंदर कि मतलब मेरे गार्जियन सब्ज़ी खरीदते समय किस तरीके से बात कर रहे हैं, जब मैं ऐसा काम करूँगी तो मुझे भी ऐसा ही कुछ करना होगा। अब कुछ समय के बाद जब वो बच्चा अकेले आता है सब्ज़ी या फिर कोई भी सामान लेने, तो वो भी दुकानदार से बिल्कुल उसी तरीके से कहता है, मोल भाव करता है कि इतने में नहीं, इतने में दीजिए, हम डेली आते हैं। तो इस तरह से बच्चे ने
अपने पेरेंट्स से कोई चीज़ एक्वायर की, उनके पेरेंट्स ने अपने पेरेंट्स से की होगी। मतलब इस तरह अपनी पिछली जनरेशन से लोग सीखते आ रहे हैं, जो न्यू जनरेशन के लोग ऑब्जर्व करते हैं, सीख लेते हैं। उसी को हम क्या देते हैं, इंटरनलाइजेशन। ओके, ये तो था बेसिक। अब हम यहाँ पर बहुत अच्छे से जानने वाले हैं कि क्या इंपॉर्टेंस होती है सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज एंड कल्चर की वाइगोत्स्की की थ्योरी के अंदर। वाइगोत्स्की ने कहा है नॉलेज इज ऑलरेडी देयर। क्या था, पियाजे का जो कॉन्सेप्ट था, तो पियाजे ने क्या कहा था कि बच्चा एडॉप्टेशन, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन के ज़रिए ही कोई भी लैंग्वेज सीखता है, उसे इनके लिए कुछ वर्ड्स की भी ज़रूरत होती है। उसी के पिछले तरफ जो वाइगोत्स्की है, उनका मानना है कि नहीं, बच्चा लैंग्वेज अपने समाज से सीखता है, अपने कल्चर से सीखता है। इसलिए वाइगोत्स्की ने एक लाइन बोली है, नॉलेज इज ऑलरेडी देयर। मतलब नॉलेज कल्चर एंड सोसाइटी में ही पाया जाता है। यहाँ पर मैंने कल्चर बस लिखा है, बट सोसाइटी भी आ जाएगी। ये जो नॉलेज है कहाँ पाया जाता है, नॉलेज कल्चर और सोसाइटी में ही पाया जाता है, जिसे हम क्या करते हैं, इंटरनलाइज करते हैं और लाइफ में कई चीज़ें सीख लेते हैं। आपने भी देखा होगा, हम अपने समाज से कितना कुछ सीखते हैं। हम कोई चीज़, मान लो कोई ऐसी लैंग्वेज जो हमने कभी नहीं सुनी, बट हमारे सामने कोई मूवी आ रही है या फिर कोई इंसान निकला जिसने हमारे सामने कोई ऐसा वर्ड यूज़ किया जो हमने ज़िंदगी में कभी नहीं सुना हो, लेकिन जब हमने वो वर्ड सुना तो हमने सोचा हम भी इसे कहीं यूज़ करेंगे। फिर जब हम किसी से कोई बात करते हैं तो हम धीरे धीरे उन वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में एडिट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमने अपने ही समाज के किसी इंसान से उस चीज़ को इंटरनलाइज किया, उस चीज़ को समझ लिया। ठीक है, तो आगे वाइगोत्स्की ने कहा है कल्चर प्लस सोसाइटी इज इक्वल टू इंटरनलाइजेशन। अब आप कह रहे होंगे इतनी देर से आप इंटरनलाइजेशन तो कह रही हैं, बट ये इंटरनलाइजेशन है क्या? मैं उसी के लिए एग्जांपल दे रही थी, बट आपको नीचे इंटरनलाइजेशन की डेफिनेशन है, द एक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग और ऑब्जर्विंग एन आइडिया, ओपिनियन, बिलीफ एंड एटसेट्रा। मतलब किसी सलाह, कोई आइडिया या फिर किसी पर विश्वास करना, ये सब चीज़ें हम जब ऑब्जर्व करते हैं या फिर किसी से ग्रहण करते हैं, उसी को हम कह देते हैं इंटरनलाइजेशन। तो इंटरनलाइजेशन का सीधा सा मतलब क्या हुआ, नॉलेज एग्जिस्ट करना, किसी से कोई चीज़ सीख लेना ही क्या है, इंटरनलाइजेशन होता है। किसी से कोई चीज़ ऑब्जर्व कर लेना। जैसे हम 5 फ्रेंड का एक ग्रुप बैठा था, हम पांचों में से 4 लोग तो बातचीत कर रहे थे, बट पांचवा जो है वो बुक से कोई चीज़ पढ़ रहा था एंड वो उसी में बिजी था। तो हमने देखा कि हम चारों तो वेस्ट कर रहे हैं टाइम, बट उस इंसान ने अपना टाइम यूज़ किया है, बिकॉज टाइम इज़ प्रीशियस फॉर अस। तो हमने उससे क्या सीखा, तो सारे फ्रेंड्स में तो ये खूबी नहीं आई, बट हमने उसे ऑब्जर्व किया, तो हमने भी क्या किया कि हम अपने टाइम को वेस्ट ना करें, हम अपने टाइम को यूज़ करेंगे। तो क्योंकि हमने अपने फ्रेंड की क्रिएटिविटी को ऑब्जर्व करके अपने में यूज़ किया, उसी को हम जानते हैं इंटरनलाइजेशन के नाम से। ऑलराइट, अब आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। एंड ये इंटरनलाइजेशन हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये हमें प्राप्त होता है हमारे सोसाइटी एंड कल्चर से। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट यहाँ पर एक एग्जांपल आपके सामने मैंने दिया है, स्नो, आइस एंड एस्किमो। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब इंटरनलाइजेशन से है। जैसे क्या होता है, हम अपने एरिया में बर्फ़ को 2 नाम से जानते हैं, या तो हम स्नो कहते हैं बर्फ़ को, या फिर हम आइस। अब स्नो कौन सी प्रकार की बर्फ़ है, स्नो होती है जो रुए रुए जैसे बर्फ़ गिरती है। एंड आइस क्या होता है, आइस एक सॉलिड आइस होती है, एक सॉलिड बर्फ़ होता है, टफ। ठीक है, तो
यही चीज़ हमने अपनी बर्फ़ के 2 वर्ड्स हैं, ये हमने अपनी सोसाइटी से सीखा। हमारी सोसाइटी में और ज़्यादा हम नहीं जानते कि हम बर्फ़ को क्या क्या बुला सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा प्लेस, कोई ऐसा एरिया जहाँ सारे घर कहे के बने हो, बर्फ़ के ही बने हो, तो उस प्लेस के लोगों के पास उस बर्फ़ वर्ड के लिए 100 से भी ज़्यादा वर्ड होंगे। एग्जाम्पल के लिए यदि हम बात करें कनाडा साइड, जहाँ बर्फीले क्षेत्र हैं, बर्फीले घर होते हैं, वहाँ के लोग बर्फ़ को किस नाम से जानते हैं? स्कीमो। किस नाम से जानते हैं? स्कीमो के नाम से जानते हैं। और उन लोगों के पास बर्फ़ के लिए 150 वर्ड्स हैं। कितने वर्ड्स हैं? 150, और हमारे पास सिर्फ 2। ऐसा क्यों? क्योंकि वे लोग बर्फीले क्षेत्र में रहते हैं, तो बर्फ़ की हर एक जो एक्टिविटी रहती है, मतलब बर्फ़ कब जम रहा है, कब पिघल रहा है, कब गिर रहा है, कब कैसा हो रहा है, कब ज़्यादा टफ है, कब ज़्यादा सॉफ्ट है, तो वो इन हर एक चीज़ के लिए बर्फ़ के एक अलग अलग उन्होंने नेम दिए हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो हम सिर्फ बर्फ़ 2 ही रूप में देखते हैं, इसलिए हमने बर्फ़ के सिर्फ 2 ही नाम जानते हैं। तो ये चीज़ें हम कहाँ से इंटरनलाइज कर रहे हैं? हम अपनी सोसाइटी से इंटरनलाइज कर रहे हैं। मान लीजिए हम सब्ज़ी खरीद रहे हैं, तो सब्ज़ी खरीदने में हम जब भट्टा खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं? हम भट्टे को उल्टा पलटा कर देखते हैं कि उसमें कहीं कोई छेद तो नहीं है। देखते हैं कि उसमें कोई छेद तो नहीं है। क्यों छेद क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि हमने अपने पेरेंट्स से, हमने अपने गार्जियन से, हमने पिछली जनरेशन से सीखा है कि भट्टे लेते समय हमें उन्हें अलट पलट कर देखना चाहिए, क्योंकि यदि उनमें छेद हुआ इसका मतलब उनमें कोई कीड़ा हो सकता है। तो ये चीज़ें हमने कहाँ से सीखी? ये हमारे अंदर खुद से तो नॉलेज आया नहीं है ना, ये वाला। ये नॉलेज हमारे अंदर कहाँ से आया है? ये नॉलेज हमारे अंदर आया है हमारी सोसाइटी से, हमारे कल्चर से। हमने अपने कल्चर से ही जाना है ना ये, कि कैसे हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो पता करें कि वो कैसा है और कैसा नहीं है। ऑलराइट, इसके आगे हम वाइगोत्स्की के एक अगले कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। मतलब कॉन्सेप्ट तो यही है, बट उनके देखने का तरीका। उन्होंने बताया है कि सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज एंड कल्चर के अलावा कुछ और चीज़ें भी होती हैं जो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हेल्पफुल होती हैं। वो क्या होती हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हम ZPD के नेम से जानते हैं। मोर नॉलेजेबल अदर, जिसको हम MKO के नाम से जानते हैं। एंड थर्ड वन इज स्कैफोल्डिंग। अब हम इन तीनों का मीनिंग जानते हैं। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? स्कैफोल्डिंग होता है टेम्पररी हेल्प। किसी को टेम्पररी दी जाने वाली हेल्प होती है स्कैफोल्डिंग। ठीक है। ZDP क्या होता है? स्कोप ऑफ लर्निंग। सीखने का जो हमारा दायरा होता है उसे हम कहते हैं ZDP। सॉरी, यहाँ पर नेम मैंने गलत लिखा, ZDP नहीं, ZPD। ओके, थोड़ी सी मिस्टेक है। हम MKO का मतलब होता है मोर देन वी नो, मतलब वे लोग जो हमसे ज़्यादा जानते हैं। एक इमेज के जरिए मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है, आई होप आप समझेंगे। ZPD स्कैफोल्डिंग एंड MKO का मतलब। यहाँ पर आपको 2 इमेजेस दिखाई गई हैं। फर्स्ट इमेज में एक पेरेंट अपने बच्चे को साइकिल राइड कराना सिखा रहे हैं और उन्होंने साइकिल को बहुत अच्छे से पकड़ा हुआ है और वो हेल्प कर रहे हैं। तो ये जो एक दायरा दिख रहा है ना कि साइकिल सीखने का, ये दायरा क्या है? ये दायरा है हमारा ZDP सीखने का दायरा। क्योंकि पेरेंट अपने बच्चे को हेल्प कर रहे हैं, एक टेम्पररी हेल्प दे रहे हैं सीखने के लिए। देखिए, जैसे बहुत अच्छे से उन्होंने साइकिल पकड़ी है और बच्चा चलाता जा रहा है, वो साइकिल नहीं छोड़ा, तो एक टेम्पररी हेल्प है जो सीखने के लिए उसकी मदद कर रही है। तो इस टेम्पररी हेल्प जो फादर कर रहे हैं वो क्या है? वो है स्कैफोल्डिंग। अब दूसरी इमेज देखते हैं, इन दोनों में डिफरेंस है। इसमें पिता बहुत अच्छे से साइकिल को पकड़े हुए हैं, बट इस इमेज में बच्चा बड़ा हो गया, वो साइकिल खुद राइड करने लगा है, इसलिए पेरेंट निश्चिंत होकर बच्चे को साइकिल के लिए आगे छोड़ देते हैं।
तो यहाँ पर जो पेरेंट था वो एक स्कैफोल्डिंग मतलब टेम्परेरी हेल्पर था, लेकिन यहाँ पर पिता MKO का मतलब कर रहे हैं, मतलब बच्चा साइकिल चलाना तो सीख रहा है लेकिन उसके अंडर में सीख रहा है जो उससे भी ज़्यादा जानते हैं कि साइकिल कैसे चलाई जाती है। ऑलराइट, इसके साथ साथ वाइगोत्स्की ने एक और बात कही थी जिसके बारे में हमने शायद डिस्कस नहीं किया है, वो थी लैंग्वेज। वाइगोत्स्की का मानना है कि हम सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चर के द्वारा तो कोई भी चीज़ सीख लेते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को सीखने के लिए एक तीसरा फैक्ट होता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वो होता है हमारी क्या, लैंग्वेज। लैंग्वेज क्यों? मान लीजिए वाइगोत्स्की हमारी क्लास में आए और हमें अपनी थ्योरी के बारे में समझाएं, ठीक है, लेकिन जो वाइगोत्स्की वो हमें किस लैंग्वेज में सिखा रहे हैं, वो हमें रशियन लैंग्वेज में आए और अपनी रशियन लैंग्वेज में थ्योरी सुनाकर चले गए। तो क्या आपको लैंग्वेज समझ में आई? नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि उन्होंने रशियन लैंग्वेज यूज़ की है और हम तो हिंदी और इंग्लिश के अलावा कुछ जानते ही नहीं हैं। तो जब तक लैंग्वेज यूज़ करने का माध्यम एक सा ना हो तब तक हमें नॉलेज प्राप्त करने में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। इसलिए सोशल इंटरेक्शंस एंड कल्चर के साथ साथ लैंग्वेज एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट होता है कोई भी मेंटल डेवलपमेंट करने के लिए या फिर कोई भी चीज़ सीखने के लिए। एंड जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी के अंदर हमें कोई भी चीज़ सीखने के लिए बहुत अच्छे मौके मिलते हैं। एक एग्जांपल देती हूँ, इन तीनों चीज़ों से बिलोंग करेगा जो लैंग्वेज के लिए। हम कोई भी वर्ड जैसे यूज़ करते हैं उसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं ना। जैसे एक वर्ड मैं लेती हूँ आपके सामने हिंदी का, वो है अच्छा, ठीक है। आपने पीके फिल्म देखी होगी। पीके फिल्म में जो मेन कैरेक्टर होता है हमारा हीरो, वो जब जेल में बंद होता है तो वो अपने फ्रेंड को अच्छे के कुछ 2-4 मीनिंग बताता है। तो वो बोलता है कि यू नो व्हाट, जब हम खुश होते हैं, किसी चीज़ से शाबाशी देना चाहते हैं किसी को या फिर खुशी व्यक्त करनी है, तो हम उसके सामने किस फील से अच्छा बोलते हैं? अच्छा, ये बात है। और जब हमें वही अच्छा गुस्से के टाइम पे बोलना हो तो हम उसी अच्छे को कैसे बोलते हैं? अच्छा, अब तुम सिखाओगे क्या होता है। तो मतलब यहाँ अच्छा वर्ड है तो अच्छा ही, बट उसको यूज़ करने के लिए एक सेंस के साथ, फीलिंग के साथ उसने यूज़ किया कि जब वो खुश मूड में होगा तो वो कैसे बोलेगा, जब वो गुस्से में होगा तो वो कैसे बोलेगा। तो ये थी वाइगोत्स्की की थ्योरी। आई होप आपको समझ में आई होगी। मैंने इस तरह से समझाई है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं। आई होप ये सब आपके लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है हमारा वाइगोत्स्की का यहाँ एक और पॉइंट है, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था बच्चा कल्चर से सीखता है। यहाँ पेरेंट्स उसको सिखा रहे हैं कि किस तरह से पढ़ा जाता है, क्या चीज़ें कैसी होती हैं। यहाँ पर इमेज शो गई है कि हम सोसाइटी के और कल्चर के ज़रिए कैसे कोई चीज़ सीखते हैं। जैसे गाय हमारी माता है, ये हमने कब सीखा? हमने अपनी पिछली पीढ़ियों से ही सीखा है ना, पिछली जनरेशन से। वेद गाय बैल की पूजा करते थे, हम भी गाय को माता मानकर पूजा करते हैं। ये जन्म से तो हमारे अंदर नहीं है, ये हमने सोसाइटी से सीखा है और कल्चराइज किया है। ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर टू न्यू जनरेशन, मतलब कोई भी चीज़ का स्थानांतरण हमारी पिछली पीढ़ी से ही नई पीढ़ियों को मिलता है। जैसे बिलीफ, किसी पर भी विश्वास करना, ये हमने कहाँ से सीखा? अपनी पिछली जनरेशन से। कस्टम, रीति रिवाज कहाँ से मिली? पिछली जनरेशन से। स्किल्स कहाँ से मिली? पिछली जनरेशन से। इसी तरह सोशल इंटरेक्शन नेसेसरी टू लर्न कल्चर, हमें कल्चर मतलब संस्कृति को सीखने के लिए सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक संबंध बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं अपना लास्ट पॉइंट जो कि है इवान पावलोव से इम्पोर्टेंट रिलेटेड, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है जिससे आपको अच्छी तरह से समझना है। सो दैट्स नेम इज क्लासिकल कंडीशनिंग इवान पावलोव। इवान पावलोव के जो क्लासिकल कंडीशनिंग है इसे हम हिंदी में शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग को हम कुछ और नाम से भी जानते हैं जो हमें नीचे रेड कलर में दिए गए हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग ऑल्सो नोन एज रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग,
कंडीशनड रिफ्लेक्स या फिर कंडीशनड रिस्पॉन्स या फिर पावलोवियन कंडीशनिंग के नाम से भी जाना जाता है। गाइस, ये जो मैंने लाइन लिखी है रेड से, ये आपको अपनी कॉपी में नोट बनाकर तैयार कर लेना है, बिकॉज क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग को हम और किन किन नेम से जानते हैं, या फिर क्वेश्चन आ सकता है रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग को हम और किस नाम से जानते हैं और ये किसने लिखी है। तो हमें जानना ज़रूरी है। ये है हमारी इवान पावलोव, जो आप इमेज यहाँ पर देख पा रहे हैं। गिवन बाय पावलोव, अ फेमस रशियन साइंटिस्ट। इवान पावलोव कौन थे? इवान पावलोव एक फेमस रशियन साइंटिस्ट थे। ये भी इनको 1904 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है, तो कौन है? इवान पावलोव, जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी है। यहाँ पर आप एक इमेज देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पर शो की है। यहाँ एक डॉग बना हुआ है, उसे किसी तरह से इसमें कवर किया गया है। इवान पावलोव की जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, उससे सरप्राइज करने के लिए इवान पावलोव ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और उस एक्सपेरिमेंट के लिए इवान पावलोव ने एक डॉग को चूज़ किया था। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। इवान पावलोव की जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, ये बेस करती है हैबिट फॉर्मेशन को। ठीक है, ऑल राइट। इन साइकोलॉजी, अ स्टिमुलस इज any object or event that elicits sensory or behavioral response in an organism। यहाँ पर हम आगे एक वर्ड यूज़ करेंगे स्टिमुलस, जिसका मतलब होता है कोई उत्पाद जिसके कारण से हमें लालच आने लगता है। ठीक है, ओके। तो मैं आपको पहले ही यहाँ डॉग के बारे में बता दूँ, फिर हम आगे समझेंगे। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, क्या इमेज में हम देख रहे हैं? इमेज में हमें दिख रहा है एक डॉग है जिसको बांध कर रखा गया है। उसके मुंह के जस्ट नीचे एक बॉल रखा गया है, ताकि जब खाना आएगा तो उसकी जो लार टपकेगी, जो उसका सैल्वेशन होगा वो इस बॉल में आकर गिरेगा। उसके सामने उसे ऑब्जर्व करने के लिए, एक्टिविटी ऑब्जर्व करने के लिए एक मिरर भी लगाया गया है। इसी के साथ बॉल के जस्ट नीचे एक टैप करके एक ब्रिल रखा गया है यहाँ पर, जिस पर ये गैस किया जाएगा कि डॉगी ने कितनी लार गिराई है। और साथ में लाइन में पीछे पैन रिकॉर्डिंग ऑन सिलेंडर रखा है, जो सब कुछ कंट्रोल करके रिकॉर्ड करेगा। एंड समझ लीजिए कि ये जो पीछे का एक स्टिमुलस है, यहाँ पर कोई खड़े होकर देखेगा कि डॉग क्या एक्टिविटी कर रहा है। तो इवान पावलोव की जो थ्योरी है, हम इसे एक किसके तौर पर समझेंगे? हम इसे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी के ज़रिए से समझेंगे। जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। मैं आपको बहुत ईजीली इसे समझाती हूँ। देखिए, मान लीजिए इवान पावलोव को क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी शो करनी है, जिसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है एक डॉग पर। उन्होंने डॉग पर एक्सपेरिमेंट करते हुए माना है कि वे डॉग को एक दिन में हर 2 घंटे के अंदर खाना देंगे। क्या? हर 2 घंटे के अंदर उन्हें अपने डॉगी को खाना देना है। जैसे कि हम सब जानते हैं, जैसे ही डॉग के अंदर या फिर किसी भी इंसान के सामने खाना आता है, उस डॉग की क्या टपकने लगती है? लार टपकने लगती है। सभी जानते हैं, खाना नहीं आएगी तो वो लार नहीं टपकाएगा। तो इसमें बताया गया कि किस तरह वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है एक डॉग, किस तरह क्या चीज़ें सीख रहा है। तो हमने देखा कि इवान पावलोव ने एक टाइम फिक्स किया है कि मुझे हर 2 घंटे के अंदर डॉग को क्या देना है? मुझे हर 2 घंटे के अंदर डॉग को खाना देना है। ऑलराइट, कितने घंटे के अंदर? हर 2 घंटे। मान लो इवान पावलोव 6 बजे एक बार खाना दे रहे हैं, दूसरा 8 बजे, तीसरा 10, चौथा 12 बजे। तो 2-2 घंटे का टाइमिंग है। तो पहले इवान पावलोव ने क्या किया? डॉग के सामने उन्होंने जस्ट 6 बजे खाना लाए। जैसे ही वो डॉग के सामने खाना लाए, डॉग ने अपनी लार टपकाना स्टार्ट कर दी, जैसे कि आप फर्स्ट इमेज में देख पा रहे हैं। तो जब डॉग
खाने को देखकर लार टपकाना स्टार्ट करता है, इस कंडीशन को हम किस नाम से जानते हैं? इस कंडीशन को हम जानते हैं अनकंडीशनड स्टिमुलस। मतलब इसका क्या हुआ? मतलब सिर्फ एक नेचुरल प्रतिक्रिया दे रहा है कि खाना आने पर ओरिजिनली उनकी लार टपकती है, तो खाने को देखकर उसने डायरेक्टली लार टपकाई। इसको हम अनकंडीशनल रिस्पॉन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। सेकंड क्या हुआ? अब उन्होंने 1 हफ्ता तक यही किया कि हर मतलब दिन में 2-2 घंटे के अंतराल में वो डॉग को खाना देते हैं। डॉग के सामने जैसे ही खाना आता है डॉग की लार टपकने लगती है, और जब खाना नहीं आता तो डॉग की लार नहीं टपकती। अब क्या कि इवान पावलोव ने अगले हफ्ते घंटी लेकर आए, 1 घंटी। तो उन्होंने क्या किया? अब उन्होंने किया कि जो हर 2 घंटे में वो खाना दे रहे हैं, तो खाना देने के लिए इवान पावलोव ने थिंकिंग लगाई कि जब वो डॉग को खाना देंगे तो वो खाना देने से पहले क्या बजाएंगे? बैल बजाएंगे। तो पहले ही दिन जब इवान पावलोव ने बैल बजाई तो डॉग ने बैल को इग्नोर किया, लेकिन जैसे ही बैल बजी खाना आ गया। खाना देखकर कुत्ते की लार टपक गई। तो देखिए ये दूसरी इमेज में दिखा रहा है कि जब सिर्फ घंटी बजाई गई पहले तो डॉग ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, नो रिस्पॉन्स है। बट इसके बाद जब हर 2 घंटे के बाद जैसे ही खाना आने वाला होता था, पहले बैल बजती थी फिर डायरेक्टली खाना आ जाता था। तो 1 हफ्ते तक यही हुआ। तो डॉग ने धीरे धीरे खुद को एडजस्ट किया और समझ गया डॉग कि जब जैसे ही घंटी बजेगी तो खाना आएगा। ठीक है। अब इवान पावलोव ने कुछ और सोचा और अब वो कहते हैं कि नहीं, अब इवान पावलोव कितनी बैल लेकर आ रहे हैं? अब इवान पावलोव कितनी बैल लेकर आए हैं? 3 बैल लेकर आए हैं। तो उनका जैसे टाइमिंग थी ना 6, 8, 10, 12 की कि वो कितने बजे खाना देने वाले हैं डॉग को। तो उन्होंने अब क्या किया? जब वो 6 बजे खाना देते हैं तो वो पहली बैल बजाते हैं, 8 बजे खाना देते हैं तो दूसरी बैल बजाते हैं, 10 बजे खाना देते हैं तो तीसरी बैल बजाते हैं, और 12 बजे खाना देते हैं तो फिर से पहली, फिर 2 बजे के लिए फिर। इसी तरीके से इवान पावलोव ने कुछ स्टार्ट किया। तो अब जो डॉगी है, पहले जब उसने घंटी की आवाज़ सुनी ड्यूरिंग कंडीशन, जब घंटी की आवाज़ सुनते ही डॉग के मुंह पे लार आने लगी, वो होती है ड्यूरिंग कंडीशनिंग के नाम से हम जानते हैं कि अब क्योंकि कुत्ते को पता है कि घंटी बजी मतलब खाना आएगा, तो डॉग समझ गया कि घंटी के बजने पर ही खाना मिलने वाला है। तो जैसे ही घंटी की आवाज़ सुनाई दी डॉग ने अपनी लार टपकाना स्टार्ट कर दी, और जैसे ही खाना आया वो खाने के लिए झपट गया। ठीक है। तो डॉग क्या है, अब धीरे धीरे डॉग ने सामंजस्य बिठा लिया है। डॉग धीरे धीरे घंटियों की आवाज़ को पहचानने लगते हैं कि अगर अब कोई भी आवाज़ बजेगी, मतलब कोई आवाज़ बजी या फिर किसी के आने की आवाज़ हो, मतलब उसे लाउड तेज साउंड सुनाई दिया नहीं कि मतलब खाना आने वाला है। इसके बाद क्या होता है, इवान पावलोव ने चौथी कंडीशन की आपने चौथी कंडीशन अपनाई उन्होंने कि अब मान लो वो 6 बजे खाना देते हैं तो बैल नहीं बजाते, लेकिन मतलब जो हर 2 घंटे का टाइम था ना 6 से 8, तो 6 बजे खाना देंगे तो बैल नहीं बजाएंगे, 8 बजे खाना देंगे तो बैल नहीं बजाएंगे, लेकिन जिस टाइम पे उनको खाना नहीं देना वो उस टाइम पे बैल बजाते हैं। अब कुत्ता होता है कंफ्यूज, यार साउंड आ रहा है तो खाना नहीं मिल रहा और साउंड नहीं आता तो खाना मिल रहा है। तो कुत्ते ने धीरे धीरे समझ लिया कि जब कोई आएगा मतलब खाना लेकर ही आएगा, तो वो समझ गया कि घंटी बजेगी तो खाना नहीं मिलेगा, और जब घंटी नहीं बजेगी और जब घंटी नहीं बजेगी तो खाना मिलेगा। तो इस तरीके से इवान पावलोव ने शो किया कि किस तरह कोई डॉग चीज़ों को समझता है, किस तरह वो समझने लगा कि जब घंटी बजेगी तो खाना आएगा, जब घंटी नहीं बजेगी तो खाना नहीं आएगा। धीरे धीरे ने डॉगी ने अपने आप को उनके साथ एडजस्ट कर लिया। यही होती है हमारे साथ कंडीशन ना, हम किसी भी चीज़ के साथ एडजस्ट करना धीरे धीरे सीखते हैं। यहाँ पर आपको कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड दिए हैं गाइज। आई होप मैंने जो आपको इवान पावलोव की थ्योरी समझाने की कोशिश की है आपको समझ में आई होगी कि किस तरह शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के अकॉर्डिंग कोई डॉग कोई भी चीज़ समझने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है हमारी इसी थ्योरी के अंतर्गत एक 4 वर्ड्स आते हैं। फर्स्ट है जनरलाइजेशन।
जनरलाइजेशन का मतलब होता है सामान्यीकरण, मतलब रिस्पॉन्स फॉर एवरी वॉइस। तो क्या हुआ, जब इवान पावलोव ने घंटी बजाते थे तो डॉगी की क्या टपकने लगती थी, लार टपकने लगती थी। ऐसा उन्होंने 1 हफ्ते किया। तो उसके बाद वे जब भी घंटी बजाते थे कुत्ता लार गिनाना शुरू कर देता था, सैल्वेशन स्टार्ट कर देता था। तो इस कंडीशन को हम किस नेम से जानते हैं, जब कुत्ता घंटी की आवाज़ सुनते ही लार टपकाना शुरू कर दे। घंटी की आवाज़ पर जब डॉगी ने रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर दिया, उसको हम कहेंगे सामान्यीकरण, मतलब जनरलाइजेशन। इसके बाद डिस्टिंक्शन, जिसको हम डिस्क्रिमिनेशन के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अंडरस्टैंड द डिफरेंस, क्या, विभेद पहचानने लगना। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले उन्होंने घंटी बजाई थी और खाना देते थे, घंटी नहीं बजाई मतलब खाना नहीं। दूसरी बार में पावलोव ने क्या किया, अब उन्होंने क्या किया कि अब वो जब घंटी बजाते हैं तो खाना नहीं देते हैं, और अब जब वो घंटी बजाते हैं, घंटी बजाएंगे तो खाना नहीं देंगे, और घंटी अगर नहीं बजाते हैं तो वो खाना देंगे। तो जो डॉग है वो धीरे धीरे क्या होने लगा था, कंफ्यूज होने लगा था ना। तो अब उसका रिस्पॉन्स गया था कि जब वॉइस नहीं होगी तब वो लार टपकाएगा। तो वो इस चीज़ में पहचान करने लगा था कि जब घंटी बजाई जाएगी तो खाना नहीं आएगा, लेकिन जब घंटी नहीं बजेगी मतलब खाना आने वाला है। तो वो डिफरेंस पहचानने लगा, और जब कोई डॉग डिफरेंस पहचानने लगा तो उसको हमने नेम दिया डिस्टिंक्शन या फिर डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट है एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है रिस्पॉन्स डिसअपियर, मतलब अब इवान पावलोव ने क्या किया था, तीसरी कंडीशन में इवान पावलोव ने क्या किया था, पहले घंटी बजाते थे तो खाना देते थे, फिर जब घंटी बजाते थे तो खाना नहीं देते थे, और घंटी नहीं बजाते थे तो खाना दे देते थे। तीसरी बार में अब वो किसी भी टाइम कोई भी घंटी बजा देते थे, कभी खाना देते थे कभी खाना नहीं देते थे। तो डॉग ने धीरे धीरे घंटी बजने पर रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया। क्या कर दिया, रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया, क्योंकि अब डॉग कंफ्यूज हो गया कि यार बताओ, खाना, घंटी बजती है तो खाना, कभी कभी घंटी बजने पर खाना मिलता है, कभी घंटी ना बजने पर खाना मिलता है। तो वो अपनी लार टपकाने लगता था, लेकिन अब उसके अंदर से ये कन्फ्यूज़न हट गई। अब इवान पावलोव कोई भी कंडीशन करते रहें, कोई भी क्रिया देते रहें, डॉग रिस्पॉन्स ही नहीं देता। तो जब डॉग ने रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया, उस क्रिया को हम कहते हैं एक्सटिंक्शन के नेम से जानते हैं। जब कोई रिस्पॉन्स देना बंद कर दे या फिर रिस्पॉन्स देना गायब हो जाए। ऑलराइट, नेक्स्ट है और लास्ट है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। इसका मतलब होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एबिलिटी टू रीलर्न क्विकली इन अ शॉर्ट टाइम। मतलब थोड़े ही समय में कोई चीज़ दोबारा जल्दी से सीख लेना। क्या मतलब, कोई चीज़ दोबारा सीखना लेकिन बहुत कम समय में। मतलब पहले डॉग रिस्पॉन्स, मतलब कुछ नहीं, खाना आता था लार टपकाने लगता था। फिर क्या हुआ, घंटी बजाई जाती थी तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता था। फिर जब इवान पावलोव ने किया कि जब घंटी बजाते थे तो खाना देते थे, तो डॉग ने वॉइस के लिए रिस्पॉन्स देने लगा कि कोई भी आवाज़ आएगी मतलब खाना मिलने वाला है। फिर इवान ने इसको भी हटा दिया और क्या किया, अब वो क्या करने लगे, वे जब घंटी बजाते थे तो खाना नहीं देते थे, और जब घंटी नहीं बजाते थे तो खाना देते थे। तो डॉग कन्फ्यूज़ हो गया और उसने कोई भी रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया। चौथी कंडीशन क्या आई, चौथी कंडीशन आई कि अब इवान पावलोव ने जैसे फर्स्ट में किया था वही क्रिया वो फिर से अपनाने लगे। उन्होंने फिर से क्या करना शुरू किया कि अब जब वो घंटी बजाएंगे तो डॉग को खाना मिलेगा, और जब वो घंटी नहीं बजाएंगे तो डॉग को खाना नहीं मिलेगा। तो अब डॉग को पहले ये चीज़ सीखने में बहुत टाइम लगा कि घंटी बजेगी तो मिलेगा, नहीं बजेगी तो नहीं मिलेगा। लेकिन जब दोबारा इवान पावलोव ने इन सारी कंडीशंस को रीट्राई किया तो डॉग ने उसे बहुत जल्दी ही दोबारा सीख लिया। तो जब कोई काम हम दोबारा लेकिन बहुत कम समय में सीख जाते हैं उसे ही हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। जैसे हम कोई लेसन लर्न करते हैं तो हमें पहले करा दिया जाता है, तो हम उसे पहले लर्न करने में टाइम लगता है,
टीचर को सुनाते हैं। अब टीचर ने कहा 2 महीने बाद कि हम फिर से लेसन 1 सुनने वाले हैं आपसे, तो अब बच्चा क्योंकि वो पहले याद कर चुका था तो वो फिर से उस लेसन को लर्न करेगा, तो बच्चे को दोबारा रिवाइज करने में टाइम नहीं लगेगा, वो थोड़े ही टाइम में रिवाइज करके टीचर को सुना देगा। तो इसी को हम किस नेम से जानते हैं? इसी को हम जानते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी के नाम से। आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस, जो मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। इसी के साथ कुछ अदर वर्ड्स हैं जो पेपर में आ जाते हैं, आप इन्हें ध्यान दीजिएगा। अनकंडीशनड स्टिमुलस को हम UCS के नाम से जानते हैं, जब ऑटोमेटिकली ट्रिगर्स रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है, मतलब खाना आया, कुत्ते ने लार टपकाई, इसको हम UCS कहेंगे, अनकंडीशनड स्टिमुलस। अनकंडीशनड रिस्पॉन्स को हम UCR कहते हैं, मतलब द UCR इज द unintentional reaction that occurs when a person is triggered by the unconditional stimulus। मतलब घंटी नहीं बजाई जाएगी तो डॉग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो ये कौन सी प्रतिक्रिया हुई? ये हुई अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, UCR। थर्ड, कंडीशनड स्टिमुलस, जिसको हम CS कहते हैं। दैट कंडीशनड स्टिमुलस इज द न्यूट्रल सिग्नल दैट आफ्टर बीइंग पेयर्ड विद द अनकंडीशनड स्टिमुलस ट्रिगर्ड द कंडीशनड रिस्पॉन्स। मतलब जब कोई उत्पाद सामने रखा जाता है उसे लालच देने के लिए, मतलब जब घंटी बजाई जाएगी तो खाना दिया जाएगा, जैसे ही घंटी बजाई जाएगी डॉग लार टपकाना स्टार्ट कर देगा, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कंडीशनड स्टिमुलस, CS। फोर्थ और लास्ट है हमारा कंडीशनड रिस्पॉन्स, जिसे हम CR के नेम से जानते हैं। एंड ये क्या होता है? ये होता है द कंडीशनड रिस्पॉन्स इज लर्नड रिस्पॉन्स टू द न्यूट्रल सिग्नल। न्यूट्रल सिग्नल है हमारा बैल, जब हम कोई उत्पाद सामने रखकर किसी को लालच देने की कोशिश करते हैं। जैसे बैल बजाई गई तो लालच देने की कोशिश की गई कि बैल बजी मतलब खाना आया, तो बैल बजने को यहाँ पर क्या माना गया है? एक न्यूट्रल, एक तटस्थ, मतलब जिससे पहले फ़र्क नहीं पड़ता था अब उसी चीज़ के लिए डॉग को फ़र्क पड़ने लगा है, तो इसको हम CR के नाम से जानते हैं। तो ये थे आपके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको इवान पावलोव की थ्योरी के लिए जानने इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप गाइस आप बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे जो मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है। एंड गाइस आप इनके नोट्स कवर करना चाहें तो कर सकते हैं, बिकॉज मैंने आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में यहाँ समझाने की कोशिश की है। एंड गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड गाइस यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने सारे फ्रेंड्स को हमारा वीडियो शेयर कीजिए एंड हमारे वीडियो को लाइक कीजिए।